अगर नहीं दिया इन बातों पे ध्यान तो हो जाएगी आपकी क्लास 10th बर्बाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको क्लास 10th की जर्नी में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज मेक और ब्रेक थिंग्स। अगर आप चाहते हो कि आप 95% से ऊपर स्कोर करो, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो वो पॉसिबल होगा। अगर नहीं रखा तो बेटा फिर वो 70 और 80 की लाइन में रह जाओगे और खुशी नहीं मिलती है यार। 70-80 बिल्कुल सही कहा गगन सर, है ना। और सर मतलब बेसिकली इस सेशन में हम लोग वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, मतलब एक तरीके से मिस्टेक्स जो ये लोग करेंगे उनको अवॉइड कैसे करना है उसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। हम कुछ सॉलिड पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको साल भर फॉलो करना है अगर आपको टॉपर बनना है क्लास 10th में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से। आप लोग इसको केवल सुनना मत, इसको फॉलो भी करना, इंप्लीमेंट भी करना अपने लाइफ में। तो सर पहला टाइम टेबल जो पहला पॉइंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो साल भर आपका जो पढ़ाई का टाइम टेबल है, पढ़ने का तरीका है, वो बहुत मायने रखता है। आपका जो आउटपुट है रिजल्ट के फॉर्म में वो तभी अच्छा आएगा जब आप टाइम टेबल जो कि एकदम सॉलिड हो, जो आपके इक्वल इंपॉर्टेंस दे सभी सब्जेक्ट पर, ऐसा टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ो, है ना। अगर आपने सोचा है दिन भर में तो 2 घंटा मैथ्स को दो, 1 घंटा साइंस को दो, मतलब ऐसा कोई टाइम टेबल बनाओ जो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने में मदद करे, और बनाने के बाद उसे आपको कंसिस्टेंसी फॉलो भी करना है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने लाइफ में। जो बोला है, जो सोचा है, वो करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी तक आप रिलैक्स मोड में चल रहे थे, लेकिन बेटा समर वेकेशन खत्म होने के बाद ही ना अचानक सर पे हाफ ईयरली एग्जाम का तबला बजने लगेगा, और तब आप लोग मिस करोगे कि हाँ ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली होती। तो अभी से जगा रहे हैं, जग जाओ। सर स्टार्टिंग से 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के लिए हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम भले ही 1 घंटे पढ़ो, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ो। बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि मम्मी डैडी के सामने बैठ गए बुक लेके, लेकिन कुछ भी अंदर जा नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए चाहे तुम 1 घंटा बांधो, 2 घंटा बांधो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट करो, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट करो, और जो उठाओ उसे कंप्लीट करो, खत्म जरूर करो। अब उसके बाद दूसरा आता है कि जो आप हमने बोला भी है कि यार होता है बच्चों को कि मैथ्स लेके बैठ गए 3 घंटे, साइंस को नहीं इंपॉर्टेंस दी, या फिर साइंस लेके बैठ गए तो एसएसटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपके 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी है, जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, पूरी की पूरी जर्नी में रेगुलरली पढ़ते चले जाओगे। तो आपको ना बीच बीच में कंफ्यूजन होगी कि सर इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं कैसे मैनेज करूं। इंग्लिश और जो दूसरा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा ना, उसको आप इजीली मैनेज कर दोगे, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि हाँ सर हम लोग अगर उसको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन भी पढ़ रहे हैं तो हम आराम से उसका सिलेबस कवर कर लेंगे। लेकिन मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है, साइंस में सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है, वो ज्यादा आपसे डिमांड करेगा। तो आप कंफ्यूज हो गए सर कि मेरा तो मैथ्स को ज्यादा बैकलॉग हो गया, मैं इसको टाइम दे देता हूँ। तो बेटा इसी चीज को बचने के लिए अगर आप स्टार्टिंग से ही इक्वल टाइम देते हो ना, तो आपको कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करना कि मैथ्स के 10 चैप्टर आपने पढ़ लिए लेकिन इंग्लिश का एक भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। हाँ, मतलब सिंपल सी चीज है कि पहले सभी सब्जेक्ट के पहला चैप्टर पढ़ो, फिर सभी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर, इस तरीके से मूव ऑन करो। तो वो आपका एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगी आगे बढ़ता और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर तो जब सभी सब्जेक्ट में आएंगे तभी तो वो काम बनेगा। 95% बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है सर, सबसे पहले तो हमको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इनको फाउंडेशन क्लासेस बोला जाता है 9th 10th को। तो गुमराह मत होना। देखो तुमको बहुत ऐसी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे बातें हो रही होंगी, बहुत ज्यादा ऐसी मिसलीडिंग बातें हो रही होंगी, तुम जाके उनको देखोगे, तुमको कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगा। लेकिन सच ये है कि तुमको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। बेसिक्स कहां से स्ट्रॉन्ग होंगे सर? एनसीईआरटी से। बिल्कुल। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझोगे ना, तो एनसीईआरटी में इतना कुछ है कि तुमको शायद कोई दूसरी बुक तक पहुंचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और एक बार में तो कभी भी सर एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आती। हाँ। तो बेसिक का मतलब यह है कि बेसिक चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। हाँ। तो एनसीईआरटी जब तक आप 4 बार 5 बार 10 बार नहीं पढ़ लेते, तब तक तो कहीं और दूसरी किताब बुक पर तो ध्यान ही मत लगाओ। हाँ। है ना, कभी भी किताबों के पीछे नहीं भागना है। एनसीईआरटी को सामने रखो, प्रणाम करो, पढ़ते जाओ।
है ना। और बेसिक का मतलब सर ये भी है कि आपके जो फॉर्मूले हैं कि आपका वो स्ट्रांग है कि नहीं, है ना। मतलब आपको डेरिवेशन आता है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर समरी तक का पार्ट हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज हो गई, सारी चीजें आपको पढ़नी है, डायग्राम्स हो गए सर। हाँ, इंटरेस्ट भी तो डेवलप होगा यार। तुम ये सोचो कि एक स्टूडेंट लाइफ में ना सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, तो लेकिन सीखना कहाँ से चालू करना है? 0 से सीखना चालू करोगे ना, 10 से थोड़ा ना चालू करोगे। 0 से लेके 100 जाएंगे, लेकिन चालू शुरुआत तुम्हारी 0 से होनी चाहिए। और 10 बुक्स के पीछे स्टार्टिंग से ही मत भागना ही नहीं है, ठीक है। अरे सर एक बुक तो पहले कंप्लीट करो। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने इस साल बोर्ड एग्जाम दिया है, केवल एनसीईआरटी पढ़ा है साल भर और फोड़ा है, फोड़ कर आए। अभी रिजल्ट भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा। सर आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद आता है सर, इसके बारे में आप डिस्कस हाँ, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फोकस ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी कि इसमें 2 चीजें मैं बताता हूँ। पहले तो चैप्टर पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो चैप्टर आपका सॉलिड बनाएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद भी 50% ही समझ में आता है, और बचा हुआ 50% जब आप क्वेश्चन लगाते हो तब समझ में आता है। तो क्वेश्चन पे लगाना बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। और दूसरी चीज, क्वेश्चन हर टाइप का, क्योंकि आपके सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे और केस बेस्ड भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आएंगे, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं। और सीबीएसई इस बार तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड को और वेटेज बढ़ाने जा रहा है। तो जब आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जब तक आप फोकस करके उसको सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो गगन सर ये तो पहला पॉइंट। और मेन चीज है कि यार अगर मतलब दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करते चले जाओगे तो आप ऑब्जेक्टिव उतनी तरीके से नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आपने पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, सीधे एग्जाम में अगर बनाने जाओगे नहीं बनेगा, गलतियां होंगी आने के बावजूद भी। प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। इनको सर ऐसे मेंटर्स को भी फॉलो करना चाहिए जो तुमको हर टाइप के क्वेश्चंस कराएं। और यहाँ पे तुम देख रहे होगे ऑलरेडी सेशंस में भी तुमको ऑब्जेक्टिव हो गया, केस बेस्ड हो गया, असर्शन हो गया, हर चीज तुमको एकदम A to Z कराई जाएगी। किसी भी चीज से तुमको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे तुम सामने से भी बोल रहे होगे ना सर बहुत क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के, अगला चैप्टर चालू करा लो, जब तक हमको लगेगा। हम आपको प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, उसका सलूशन भी हम ही दे रहे हैं, तो टेंशन मत। जब तक हमको लगेगा ना कि नहीं एक भी ऐसी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में जो अभी तक बच्चे तक नहीं पहुंची है, रह गई है, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के बाद ही चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यार सीबीएसई का पैटर्न समझ के पढ़ो। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑप्शंस लिख के आने होते हैं। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो एक कन्वेंशनल तरीका है, अगर उससे भी कुछ हटके तरीके आप सीख सको जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाए, या फिर कोई ट्रिक है या फिर कुछ ऐसा है जो आपके मेंटोर ने आपको सिखा दिया, तो आपको इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। आपकी सीखने की कोई लिमिट नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब बात आती है तो एक टीचर के बाद बहुत सारा स्कोप होता है कि वो आपको एक ही क्वेश्चन 10 तरीके से बनाना सिखा सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे मेंटोर्स को ट्रस्ट करना चाहिए जो आपकी फाउंडेशन पे एक तो बहुत अच्छे से मेहनत करें, और ऐसे मेंटोर्स को मतलब फॉलो करना मेरे हिसाब से जो आपको लगता है कि आपको एक तो रेलेवेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं और आपकी लिमिट्स को बांध नहीं रहे हैं, बाउंड नहीं कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को बराबरली कैटर किया जाए, जहां पे ऐसे मेंटोर्स को फॉलो करना। और आई थिंक सर ये प्लेटफॉर्म पे इनको ये सब मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे सर ने एक बहुत अच्छी बात की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे आंसर लिखना है तो हम वो तरीका अपनाएंगे जिससे टाइम कम बचे। तो ये आप यही सीखोगे ना, यही चीज तो सीखने वाली है। तो आपका समय बचेगा तो आप सब्जेक्टिव पे उसको लगा के सॉल्व कर पाओगे, इस तरीके से अपने नंबर निकाल पाओगे। तो ये भी एग्जाम देना एक कला है, ठीक है, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता। तो यार ये वो सारे के सारे मुद्दे हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं। अगर नहीं ध्यान रखे तो मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ कि क्लास 10th में जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं स्कोर कर पाओगे। और स्टार्टिंग से अभी से लेके जब तक तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, ये सब पॉइंट्स तुमको एक अपनी जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है ना, वहां पे एक बड़े से चार्ट में ना ये सब चीजें लिख के रख लो। हाँ, और इस वीडियो को मैं तो बोलूंगा सेव करके भी रख लो। अगर तुम 4 महीने बाद कहीं पे भटकते हो कभी भी, हाँ, तो इस वीडियो को आके देख लेना कि सर हाँ मैं टाइम टेबल में फंस रहा था तो आपने बताया था ऐसे ऐसे करो, ये कर लो, सब्जेक्ट्स में फंस रहा था ऐसे ऐसे करो। तो तुमको ये वीडियो में वो सारी की सारी चीजें हमने समझा दी हैं जो गलतियां तुमको नहीं करनी है। तो अगर दिमाग में
चल रहा है कि सर कब तक फॉलो करना है, तो पूरे जब तक बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए, देखिए आप टॉपर बन के निकलोगे। और सेशन हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको कुछ पूछना है, कुछ पसंद चीज़ें आई हैं तो ज़रूर बताइए हमें, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे या गगन सर से ज़रूर पूछिए, उसका भी हम आपको सोल्यूशन देंगे। और हमारे लेक्चर आ ही रहे हैं टाइम पे, आप उन्हें जल्दी जाकर वहाँ अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 चैनल पर जरूर पढ़ें, है ना। चलो जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर।